इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है एजुकेशनल यूनिवर्स बाय सीके। आज की क्लास में हम आपके लिए विशेष प्रश्नों की श्रृंखला में आधुनिक प्रारूप वाले जो प्रश्न हैं उनको हम लाए हैं। उसके अलावा जो विशेष अलंकार होते हैं उनसे संबंधित हम कुछ प्रश्न लेते हैं। आज के जो नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं हम उसको भी इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो हम आगे क्लास में देखते हैं कि प्रश्नों का प्रारूप क्या है। निम्नलिखित स्थानों में उपयुक्त शब्दों का चयन कीजिए। सर्वप्रथम यह प्रश्न रिक्त स्थान है कि लेखक अपनी कृति के माध्यम से पाठक को क्या संदेश देता है। तो हमको उसमें देखना है कि क्या उपयुक्त रहेगा, स्मरणीय, विचारणीय, आदरणीय या शोचनीय। सबसे पहले उपयुक्त शब्द का चयन तब कर पाएंगे जब इन शब्दों के सही अर्थ में मालूम हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्मरणीय का अर्थ होता है स्मरण करने योग्य यानी याद करने योग्य, विचारणीय यानी विचार करने योग्य, आदरणीय यानी आदर करने योग्य और शोचनीय यानी सोचने योग्य। विचारणीय यह हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। जिसे उचित उत्तर तत्काल सूझ जाए वह कहलाता है। जिस व्यक्ति को अगर कोई प्रश्न करता है और वह तुरंत जो है सटीक जवाब देता है उसको क्या कहते हैं। प्रज्ञावान, प्रतिभाशाली, प्रत्युत्पन्नमति या चतुर। प्रज्ञावान उसको बोलते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, प्रज्ञा का अर्थ ही होता है बुद्धि। ठीक, और प्रतिभाशाली जो जीनियस होते हैं। प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ होता है कि कोई प्रश्न कर रहा है और जो है आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बुद्धि चातुर्य से आप उसका सटीक उत्तर दे पा रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा प्रत्युत्पन्नमति। अगला प्रश्न लेते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा रिक्त स्थान पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो हमें देखना है दो शब्द जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा उपयुक्त होगा इस वाक्य के लिए, में या पर। तो चंद्रमा में पैर रखने वाले या चंद्रमा पर पैर रखने वाले, का आंसर होगा पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने पाकिस्तान रिक्त स्थान यह मांग की कि वह समस्त आतंकवादियों को भारत को सौंप दे। तो हम वाक्य पढ़ते समय हम यह ध्यान दें कि की दो बार हुआ है, लेकिन इसमें बड़ी ई और ये छोटी ई है। ठीक है, यह जो है एक संयोजक का काम करता है। ठीक है, जैसे और, किंतु, परंतु जो भी है वाक्य को दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, जो छोटी ई वाला की है। ठीक है, और मांग की यह तो क्या है, यह जो है क्रिया का भाग है। आगे देखेंगे। पर, को, के लिए या से। तो पहला जो है उसको करके देखते हैं। पाकिस्तान पर यह मांग की, नहीं। पाकिस्तान को यह मांग की, ये भी सही नहीं है। पाकिस्तान के लिए यह मांग की, यह तो हो जाता है कि भारत जो है पाकिस्तान के पक्ष में है। ठीक है, जबकि वास्तविकता यह है नहीं। तो हमारा आंसर हुआ पाकिस्तान से यह मांग की, पाकिस्तान से यह डिमांड कर रहा है। ठीक है, अगला वाक्य लेते हैं। छात्र छात्राएं राष्ट्र रिक्त स्थान संपत्ति और उसके भावी कर्णधार होते हैं। तो हम देखेंगे शब्द दिए गए हैं का, में, के और की। तो इन चारों शब्दों को रख कर देखते हैं कौन सा सही होगा हमारा आंसर। छात्र छात्राएं राष्ट्र का संपत्ति, नहीं, ये गलत होगा। अगला लेते हैं। छात्र छात्राएं राष्ट्र में संपत्ति, ये भी गलत होगा। छात्र छात्राएं, ये दो शब्द आपने ध्यान से देखा तो आपको लगेगा कि ये बहुवचन है, तो हमारा आंसर के होगा। राष्ट्र के संपत्ति, नहीं, ये भी गलत होगा। हमारा आंसर होगा छात्र छात्राएं राष्ट्र की संपत्ति। ठीक है, क्योंकि संपत्ति जो है इसके साथ की ही सही होगा व्याकरण की दृष्टि से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न लेने से पहले हम आपको बताते हैं कि क्या आपने अभी तक ऐसा प्रश्न देखा है जिसमें वाक्य में प्रश्नात्मक चिन्ह न लगा हो और फिर भी वह प्रश्नात्मक वाक्य हो। तो आइए देखते हैं। यह जो है निपात से संबंधित है। अभी हम प्रश्न जो हल करने वाले हैं वह प्रश्न आपके लिए बहुत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है यह जो है वाक्य विचार में भी आते हैं और वाक्य शुद्धिकरण में भी, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। पहला वाक्य लेते हैं। आप पटना गए थे ना। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमने ये न जो है निपात को लिया, तो इस निपात को हम देखेंगे कि यह स्वीकारात्मक है या प्रश्नात्मक निपात है। हमने आपके लिए स्पेशली जो निपात संबंधी वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर के एक बार देख लें, फिर यह प्रश्न हल करें तो चुटकियों में इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, हमारा आंसर होगा यह प्रश्नात्मक है। यह न जो है यह एक प्रश्न सूचक जो शब्द होता है उसी की तरह यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, अगला लिखते हैं। मैंने उसका नाम तक नहीं सुना। तो यहाँ पे जो तक शब्द है यह निषेधात्मक है या सीमा बोधक है। तो हम देखेंगे कि नाम तक यह निषेधात्मक नहीं है,
यह है सीमा बोधक। अगला प्रश्न लेते हैं, गांधी जी देश के महान नेता थे, तो यह अवधारणा बोधक है या आदर्श सूचक? यह निपात का ही एक रूप है, तो वह निपात क्या है, अवधारणा बोधक या आदर्श सूचक? तो इसका आंसर यह है कि यह अवधारणा बोधक न होकर के यह हमारा आदर्श सूचक जो है निपात है। ठीक है, अगले वाक्य को लेते हैं, जी हाँ आज मैं स्कूल गया था। तो आप ध्यान दें, गांधी जी देश के महान नेता थे, उसमें भी जी निपात आया था और इसमें भी जी निपात आया है, लेकिन उनमें एक छोटा सा अंतर है जिसे आपको समझना जरूरी है। जी हाँ आज मैं स्कूल गया था, इसमें हम देखेंगे कि न यह अवधारणा बोधक है न आदर्श सूचक है, यह क्या है, स्वीकारात्मक निपात। ठीक है, अगला लेते हैं, सभा में लगभग 5000 व्यक्ति थे, तो यह सीमा बोधक है या अवधारणा बोधक निपात? इसमें लगभग जो निपात है यह सीमा बोधक न होकर के यह क्या है, अवधारणा बोधक है। अगले प्रश्न में हम विशेष जो अलंकार हैं जिनको समझना थोड़ा कठिन होता है उनको हम लेते हैं। आइए हम आज की क्लास में उनको चुटकियों में हल कर देंगे। हमने आपके लिए अलंकार संबंधी जो प्रश्न चुने हैं वे प्रश्न अधिकांश जो है संदेह में डालते हैं। आज की क्लास जब हम देख लेते हैं तो उसके बाद जो है हमारा संदेह हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। हम प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित पद वाक्यों में अलंकारों की पहचान करें। बादल से काले काले केसों को देख निराले, नाचा करते हरदम पालतू मोर मतवाले। इस पद वाक्य में हम देखेंगे कि संदेह अलंकार है या भ्रांतिमान अलंकार। तो संदेह अलंकार जो है हम उसको संक्षिप्त रूप में समझते हैं। संदेह अलंकार में उपमेय में उपमान का संदेह होता है, जबकि इससे एक कदम और आगे भ्रांतिमान जो अलंकार होता है इसमें समय में उपमान का संदेह तो होता ही है, उसको देख करके जो है क्रिया जो व्यक्त की जाती है तो उसको बोला जाता है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, अगला लेते हैं, जो शस्त्र सत शत शत्रुओं के सहन करते थे कड़े, वे पार्थ ही इस शोक के आघात से तब गिर पड़े। इस पद वाक्य में पुनरुक्तिवद आभास अलंकार है या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यह भी संदेह होता है। आइए संदेह को आज दूर ही कर देते हैं। जो शस्त्र शत शत, तो हम देख रहे हैं कि एक जो शब्द है इसको 2 बार बोला गया है। आपके लिए प्लेलिस्ट में जो अलंकार संबंधी वीडियो बनाया है वह आपके लिए विशेष इसलिए है कि उसमें संदेह का समाधान पहले किया गया है। हम देखते हैं कि पुनरुक्तिवत आभास जो है उसमें जो है पुनरुक्ति का केवल आभास होता है। हम क्या करते हैं कि जो यह इतना बड़ा शब्द है इस शब्द को हम टुकड़े टुकड़े अलग करेंगे तो हमको खुद ही आसान हो जाएगा समझना। तो पुनः उक्ति वद आभास। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पुनः का मतलब कि फिर बोला जा रहा है, उक्ति माने कहा जा रहा है, जो बोला जा रहा है उसको आभास, ऐसा आभास होता है। हम ट्रिक से समझेंगे। पुनरुक्तिवद आभास का अर्थ यही होता है कि हम जब पद वाक्य को सुनते हैं तो लगता है कि एक ही शब्द को बार बार बोला जा रहा है, जबकि यहाँ पे जो है सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है कि यह एक ही शब्द 2 बार बोला गया है। पुनरुक्ति प्रकाश, इसमें यह होता है कि बात पे प्रकाश डालने के लिए एक ही शब्द को 2 बार बोला जाता है कि वह जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो पुनरुक्ति प्रकाश। हम अगला लेते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, निमेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो इस पद वाक्य में जो हम देखते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है कि उपमा अलंकार है। हम तो सामान्य रूप से देख रहे हैं खिला हो जो शब्द है यह क्या है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। उपमा अलंकार की परिभाषा जो है संक्षिप्त शब्दों में समझ लेते हैं। उसमें उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है। ठीक है, जबकि उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। हम आपको सामान्य रूप से यह भी बता देते हैं कि उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाती है और उपमान वह शब्द होता है जिससे तुलना की जाती है। जैसे किसी सुंदरी का मुख कमल के समान है, सुंदरी के मुख की तुलना कमल से की जा रही है, तो सुंदरी का मुख जो है वह यहाँ पे क्या शब्द हो गया, उपमेय हो गया। और जिससे तुलना की जा रही है यानी कमल से तुलना की गई है तो वह हमारा क्या हो गया, उपमान हो गया। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। वह कैसे, हम आपको बताते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में कुछ शब्द भी होते हैं, अगर वह आ जाए तो आसान हो जाता है समझना। जैसे मनु, मानो, जानहु, जनू या ज्यों आया रे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। यह
तुलसीदास के रामचरितमानस से लिया गया है। तो हमने आपको उत्प्रेक्षा अलंकार जो है उसकी परिभाषा और लक्षण में बताया था। ईव जनु जानहु जानो, मनु मानहु मानो, या ज्यों, इस तरह के जो शब्द आते हैं तो यह जो है यह ट्रिक है उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने का। अगर यह सब दिख जाता है तो आप समझ जाइए कि जो है यह 100% यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। रूपक अलंकार की बात करें संक्षिप्त रूप से, तो रूपक अलंकार में जो है उपमेय में उपमान का कुछ देर के लिए आरोप कर दिया जाता है। जैसे मुख कमल, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। कर्ण की भाषा में समझे तो उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है, यानी कोई भेद नहीं रह जाता। तल मध्य अनल स्फोट से भूकंप होता है जहाँ, होते विकंपित से नहीं क्या अचल भूधर भी वहाँ। तो इस पद वाक्य में हम देखेंगे कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है या पुनरुक्ति वद आभास अलंकार है। इसमें पूरे पद वाक्य में एक शब्द को दो बार दोहराया नहीं गया है, इसलिए यहाँ पे जो है पुनरुक्ति वद आभास अलंकार है। जब हम पढ़ रहे होते हैं पद वाक्य को तो उसमें जो है जो प्रत्यय होता है वह लगता है कि एकदम एक जैसा है। जैसे तल, अनल, अचल, अल अंत में प्रत्यय आ रहा है तो यह प्रत्यय ही है, इसी से लगता है कि फिर से वही शब्द बोला जा रहा है। ऐसा बस आभास होता है। जहाँ पे आभास हो केवल वहाँ पे होता है पुनरुक्तिवद आभास। अब जो है हम आशा करते हैं कि पुनरुक्तिवद आभास और पुनरुक्ति प्रकाश इससे संबंधित जो यदि प्रश्न आते हैं तो आप आसानी से हल कर पाओगे, ऐसी हम आशा करते हैं। जितने भी अलंकार संबंधित संदेह हैं हमने कोशिश की आज के क्लास में उसको दूर करने की। कल वाली क्लास में हम आपके लिए विशेष प्रश्नों की श्रृंखला में फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे। इसी तरह से जो है हम अपनी तैयारी जारी रखेंगे। कुछ जो है महत्वपूर्ण टॉपिक पे फिर से चर्चा करेंगे और आते हैं पूरी तैयारी के साथ। कल जुड़िए हमारी क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।